हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट गुरु। तो आज मैं आपको कैलोरीमेट्री के बारे में बताने वाली हूँ। कैलोरीमेट्री क्लास 11th फिज़िक्स पार्ट 2 का एक टॉपिक है जो आप थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंडर देखेंगे। जनरली जो बच्चे इस टॉपिक को फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे या फिर इसे फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो उन्हें ये वर्ड काफ़ी डरावना सा लगता है। बट अगर आप अपने डर को भगाना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, बिकॉज़ मैं आपको इस वीडियो में कैलोरीमेट्री की पूरी डिटेल्स बताने वाली हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कैलोरीमेट्री वैसे तो काफ़ी लंबा वर्ड है और अगर हम इसे और अच्छे से समझना है, इससे अच्छी दोस्ती करनी है तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं इनटू कैलोरी प्लस मीट्री। ठीक है, तो अगर आप अब इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो कैलोरी है दैट इज़ नथिंग बट अ यूनिट ऑफ हीट, और हीट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, मतलब जूनियर क्लासेस में, कि हीट की एक यूनिट कैलोरी भी है। और जो यहाँ पे मीट्री वर्ड यूज़ किया गया है ये इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि एक्चुअली जो मीट्री है इट सिग्निफाइज मेजरमेंट, यानी कि हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं। और क्योंकि इसके आगे लगा है कैलोरी विच इज़ अ यूनिट ऑफ हीट, तो अगर हम इसको कंबाइन करें, ये जो हमने डिवाइड किया है इसे कंबाइन करें और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएं तो हमें पता चलता है कि कैलोरीमेट्री इज़ नथिंग बट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट। अब हमें ये देखना है कि जो हीट है वो एक्चुअली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एक्सचेंज होती है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर आपको उसका मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। वैसे तो आपको हीट एक्सचेंज का मतलब पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ। जो हीट एक्सचेंज है इसके लिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने एक स्टोव पे पानी रखा है गर्म होने, ठीक है, ये मैंने आग जैसी जलाई है और यहाँ पे मैंने एक पतीला बनाया है जिसमें पानी गर्म हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हम एक ह्यूमन बॉडी ले लेते हैं, ओके, और ये इंसान इसको टच करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सारा खेल है, देखते हैं यहाँ पे जो टेम्परेचर है इस ह्यूमन बॉडी का, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर इस बच्चे को बुखार ना आया हो तो हम नॉर्मल टेम्परेचर क्या लेते हैं, 97 डिग्री सेल्सियस। ओके, और इसका टेम्परेचर जो कंटेनर है, क्योंकि ये इसने हीट ले लिया, ये गर्म हो चुका है, तो इसका टेम्परेचर मान लो मैं 100 डिग्री सेल्सियस ले रही हूँ। ठीक है, तो अब हीट कहाँ से कहाँ को फ्लो होगी, जब आप इसको टच कर लोगे, ठीक है, तो जो भी टेम्परेचर हाई होता है वहाँ से हीट लो टेम्परेचर की तरफ ट्रैवल करती है। इसका मतलब टेम्परेचर जो हाई होता है वहाँ से हीट फ्लो करती है टुवर्ड्स टेम्परेचर जो लो होता है, लो टेम्परेचर। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है या 97 है, तो जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो हीट यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो हो रही है। ठीक है, और उसका आपको पता कैसे चलेगा, आपको तब पता चलेगा जब आप इसको टच करोगे और आपको जलेगा आपका हाथ, ठीक है, आपको सेक लगेगा, तो इन दैट केस आपको पता चलेगा भाई ये तो गर्म हो चुका है। ठीक है, एंड ऑन दी अदर साइड अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं दूसरी कंडीशन लेती हूँ। यहाँ पे एक ट्रे बनाई है मैंने, ठीक है, और इसमें आइस ब्लॉक्स है। ठीक है, फ़िलहाल मैंने एक ही बनाया है बट ये काफ़ी बड़ा आइस ब्लॉक है। अब ये टेम्परेचर तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का 97 डिग्री सेल्सियस होता है, तो अब मैं इसका जो टेम्परेचर लेती हूँ आइस ब्लॉक का, वो 0 डिग्री सेल्सियस लेती हूँ। तो जैसा पहले मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर फ्लोज फ्रॉम हाई स्टेट टू लो टेम्परेचर, सॉरी नॉट टेम्परेचर फ्लोज बट इट इज़ द हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो जब आप इसके कांटेक्ट में आओगे तो क्योंकि आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपसे जो है हीट इसकी तरफ मतलब ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो
आपको पता कैसे चलेगा? आपको अपने हाथ में ठंडक सी महसूस होगी, ठीक है? तो आपको पता चलेगा भाई ये तो बहुत ठंडा हो चुका है, ठीक है? तो अब आप इन दोनों केसेस में देख सकते हो कि जो हीट है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है, या फिर बोल सकते हैं एक्सचेंज हो रही है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ हीट एक्सचेंज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं कि बॉडी एंड सराउंडिंग का मतलब क्या होता है। बॉडी और सराउंडिंग फिज़िक्स या साइंस में एक ऐसी टर्म है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी बेसिक टर्म है। बॉडी होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे ये इंसान है, ठीक है? इन दोनों केसेस में मैंने किसकी बात की कि इस इंसान को ठंड लगी या फिर इसका हाथ जल गया, ठीक है? यानी कि ऑब्ज़र्व हम इसको कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी को। इसीलिए इसको बॉडी या फिर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है? इस बॉडी को हम सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पे ये ह्यूमन बॉडी सिस्टम बन गई, और जो सराउंडिंग है इसके अलावा जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड एज योर सराउंडिंग। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कैलोरीमेट्री इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट द मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन अ सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ओके, लेकिन जैसे हम टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर यूज़ करते हैं, वैसे ही कैलोरीमेट्री में जब हम हीट एक्सचेंज को मेजर करते हैं तो उसके लिए भी तो कोई डिवाइस यूज़ होनी चाहिए, ठीक है? उसके लिए कोई सपना तो आएगा नहीं हमें कि हाँ भाई इतनी एक्सचेंज होगी हीट। तो जो डिवाइस इसे मेजर करती है उसे हम कैलोरीमीटर कहते हैं। तो फिर कैलोरीमीटर भी कैलोरीमेट्री के ही तरह हम समझ सकते हैं। कैलोरी मीन्स हीट एंड मीटर मीन्स अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर दैट स्टफ। ओके, तो मतलब कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जो कि कैलोरी मीन्स हीट को मेजर करता है। ओके, ठीक है, तो हमें कैलोरीमीटर के बारे में अब पता करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझना पड़ेगा जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। या आपने अगर आप अपने स्कूल में पढ़ रहे होगे तो आपने ये सुना होगा, इसे हम कैपिटल एस या फिर सी से भी डिनोट करते हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम सबसे पहले हीट कैपेसिटी या फिर सिर्फ कैपेसिटी के बारे में पहले समझते हैं कि कैपेसिटी से क्या मतलब है हमारा, ठीक है? तो अब उसके लिए मैंने दो ऑब्जेक्ट्स ले रखे हैं। एक मेरे पास पेन की बॉडी है जो कि मैंने खाली कर दिया, और ये रिफ़िल है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, अब मैं इन दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करूँगी, ठीक है? तो मैंने सबसे पहले इस रिफ़िल बॉडी पे लगाई है, ठीक है? आप देख सकते हो मैं फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है? मैं लास्ट में लगाती हूँ सो दैट कुछ वो ना हो, ठीक है? तो आप देख सकते हो मैंने हल्की सी फोर्स लगाई, ठीक है? तो उससे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेंड आ चुका है, ठीक है? अब मैं सेम यही फोर्स, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इस बॉडी पे लगाने वाली हूँ जो कि रिफिल मतलब पेन की बॉडी है, ठीक है? अब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगी, तो आप देख सकते हो मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है? मैंने उतनी ही अमाउंट की लगानी है जितनी मैंने इसमें लगाई है। तो जब मैं इस पे लगा रही हूँ तो आप देख सकते हो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, मतलब ये वैसा का वैसा ही है। और यहाँ पे मैंने इस पे फोर्स लगाई और इसमें एक बेंड आ चुका है, यानी इसकी शेप या स्ट्रक्चर वो चेंज हो चुका है, ठीक है? तो सबसे पहले देखने वाली बात ये है कि हमें इससे ये पता चला है कि मैंने जो फोर्स लगाई है, एक जो है उस फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाया, उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं थी कि वो उस फोर्स को ले सके, ठीक है? कैपेसिटी फोर्स लेने की इसकी कम थी और इस बॉडी की ज़्यादा थी, ठीक है? यानी कि अगर मुझे इसको ब्रेक करना है या फिर इसका स्ट्रक्चर मुझे डिस्टॉर्ट करना है, तो जितनी फोर्स मैंने इसमें दी थी ना, उससे ज़्यादा इस बॉडी को चाहिए, इस बॉडी को चाहिए कि ये अपनी जो शेप है उसको चेंज कर सके। तो हमने यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो कैपेसिटी है ना, उसका हमें पता कैसे चला, जब हमने चेंज देखा, ठीक है? इस केस में हमने देखा चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है? अब ये कैपेसिटी तो आपको समझ आ गया कि ये कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स के हेल्प से उसकी कैपेसिटी चेक करी, वैसे ही इस टॉपिक में हम हीट दे के उस सब्सटेंस की कैपेसिटी चेक करेंगे। कैपेसिटी चाहिए हमें, कैपेसिटी चेक करनी है हमने, चेंज देखेंगे हम। ओके, और इस टॉपिक में देखो जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें तो फोर्स दी थी मैंने, बट हम यहाँ पे हीट देंगे और फिर जो चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कैपेसिटी क्या है किस सिस्टम की,
तो अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ इससे रिलेटेड। मान लो मैंने एक यहाँ पे वाटर लिया है, ठीक है, और क्योंकि यहाँ हीट से काम धाम होने वाला है हमारा, तो इसीलिए देखो हमें आग तो लगानी पड़ेगी सारी जगह, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया है, एक साइड हमने वाटर लिया है और दूसरी साइड मान लो हमने ऑयल लिया है, ठीक है। अब मैं इन दोनों में हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखी जाएगी, लेकिन जब मैं इसको कर रही हूँ तो मुझे ये पता चला है कि भाई ये जो मेरा पानी है, ठीक है, ये ज़्यादा जल्दी अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। समझ रहे हो, ज़्यादा जल्दी मतलब मैंने टाइम नोटिस किया, मैंने 10 मिनट्स दिए दोनों को, ठीक है। 10 मिनट्स के बाद मैंने इसमें थर्मामीटर डाला और इसमें भी थर्मामीटर डाला, ठीक है। तो इसमें जो चेंज था वो आ गया था, मान लो 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो गया था, और यहाँ पे अभी भी ये उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे था, यानी कि देयर वाज नो चेंज इन दिस, ठीक है। मान लो फिर मैं 10 मिनट के बाद, फिर मैं 12 मिनट के बाद देखती हूँ तो इसमें और राइस आ गया और इसमें फिर चेंज आने लगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि मैंने इसमें हीट दी, ठीक है, दोनों को मैंने एक साथ गैस पे चढ़ाया, 10 मिनट दोनों को दिए, लेकिन जो मेरे पास वाटर था वो ज़्यादा जल्दी अपनी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करा था, और यहाँ पे देयर वॉज नो चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो वाटर है इसकी हीट कैपेसिटी कम है और इसकी ज़्यादा है। ओके, आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली क्या बात है, जब आपने हीट दी ना, देखो हीट कैपेसिटी, ओके, कैपेसिटी चेक करें बाय प्रोवाइडिंग हीट। जब हमने हीट कैपेसिटी चेक की तो हमने चेक कैसे की, हमने चेक किया चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज़ टू बी नोटिस्ड। जो मैंने आपको एग्जांपल पेन और रिफिल का दिया था तो उसमें हमने चेंज देखा था थ्रू इट्स स्ट्रक्चर, लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर, ओके। तो इससे हमारा हीट कैपेसिटी तो क्लियर हो गया कि हीट कैपेसिटी क्या होता है। जो ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा इजीली चेंज इन टेम्परेचर लाए उसकी हीट कैपेसिटी कम है, और जो ज़्यादा टाइम ले चेंज इन टेम्परेचर लाने के लिए उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, ओके। ये दो वर्ड्स तो हमारे क्लियर हो गए, लेकिन व्हाट अबाउट दिस स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक क्या स्पेसिफाई कर रहा है, तो इसको जानने के लिए यू विल हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो या कोई सजेशन वगैरह हो तो ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। तो अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक वर्ड पे, ठीक है। तो जो हमने पहले वाटर और ऑयल का एग्जांपल लिया था तो उसमें हमारे पास जो सिस्टम था वो डिफरेंट था। एक साइड हम वाटर को ऑब्जर्व करे थे, एक साइड हम ऑयल को ऑब्जर्व करे थे, लेकिन अब मैं आपको जो एग्जांपल दूंगी यहाँ पे हमारे पास बोथ साइड वाटर ही होगा, ठीक है। यानी कि वी हैव सेम मटेरियल, लेकिन लेकिन एक साइड मेरे पास है लिक्विड स्टेट में और दूसरी साइड मेरे पास ये है इन आइस फॉर्म, यानी कि सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा आइस है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इन दोनों को हीट अप करूँगी। तो अब अगर हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे आफ्टर फ्यू मिनट्स, जब हम यहाँ पे टेम्परेचर चेक करेंगे ना, क्योंकि हमने जब हीट कैपेसिटी देखा तो हमें पता चला कि हाँ कुछ मटेरियल्स की हीट कैपेसिटी कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है, लेकिन व्हाट इफ़ हम उनकी स्टेट को ही चेंज कर दें। यानी कि पहले हमने वाटर को देखो लिक्विड में लिया था और अब हम सॉलिड के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि आइस के साथ, तो हमें ये पता चला कि हीट कैपेसिटी इस केस में भी डिफ़र करेगी। यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज है, अगर मैं यहाँ पे थर्मामीटर 15 मिनट्स के बाद चेक करूँ इन दोनों सिस्टम को, ठीक है, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि इन दोनों की जो स्पेसिफिक हीट है, या फिर मैं बोल सकती हूँ जो टेम्परेचर चेंज आए हैं वो दोनों के केस में डिफरेंट होंगे, ठीक है। यानी कि एक जो है जल्दी टेम्परेचर राइज शो करता है और जो दूसरा है वो टाइम मतलब वो ज़्यादा टाइम लेता है टेम्परेचर चेंज शो करने के लिए। तो दैट मीन्स कि जो आपकी हीट कैपेसिटी है दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द मटीरियल। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ। सबसे पहले तो जो स्पेसिफिक हीट है हम उसमें चेंज इन टेम्परेचर देखते हैं, ओके। अब जो स्पेसिफिक हीट है दैट चेंजेस
या फिर मैं बोल सकती हूँ कि जो स्पेसिफिक हीट है जिसको मैंने आपको बताया था कैपिटल एस या फिर सी से भी डिनोट करते हैं, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दैट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटीरियल्स and it is also different for different states of same material. अब इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जो आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है, ठीक है, जो आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है वो आपके पास 0.5 कैलोरी या 0.5 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस होगा. ठीक है, यूनिट्स भी आप नोट कर सकते हो. या फिर अगर मैं इसके यूनिट्स चेंज करूं तो आइस के ही लिए आपके पास जो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है दैट इज़ 2100 जाउल्स के जी केल्विन इनवर्स. ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक चीज़ है कि जो आपके पास ये ऐसे, ओके, तो जो आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है वो ये वैल्यूज़ है, और वहीं पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी कि इन लिक्विड फॉर्म तो वो आप देख सकते हो दैट इज़ 4186 जूल्स के जी इनवर्स केल्विन इनवर्स. एक मिनट, ये ऐसे ही होना था, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, बट ये वैल्यूज़ ऐसे होंगे, यूनिट्स ऐसे होंगे. तो आप देख सकते हो जो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है वो 2100 है, और जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है वो 4186 है. तो इट मीन्स कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ज़्यादा है कंपेयर टू आइस. यानी कि अगर आप आइस और वाटर का वो करो एक्सपेरिमेंट कि किसका टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज़ करेगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आइस है वो अपना टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी राइज करती है कंपेयर टू वाटर. ठीक है, तो अब क्योंकि हमें ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को धो धो के हमने सीख लिया है, समझ लिया है, तो हम अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्चुअल में होता क्या है. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी मटेरियल इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर. देखो, हमें ये तो पता चल गया कि हाँ इसमें हमें हीट देनी पड़ेगी, और हम चेक क्या करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, लेकिन जो आपके पास टेम्परेचर चेंज होगा वो किसी भी वैल्यू से चेंज हो सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री कोई भी नंबर हो सकते हैं. ठीक है, टू मेक आर जो भी एक्सपेरिमेंट है, कुछ भी रीडिंग्स है, अगर हम उसे एक्यूरेट बनाना चाहें तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, यानी कि specific heat capacity is the amount of heat required to change the temperature by 1 degree Celsius. ओके, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपने एक साइड वाटर लिया है H2O इन लिक्विड फॉर्म, दूसरी साइड भी आपने वाटर लिया है H2O इन लिक्विड फॉर्म, दोनों को आप हीट कर रहे हो, लेकिन एक का टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी राइज हो रहा है, एक का टेम्परेचर कम जल्दी राइज हो रहा है. तो आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों है. यहाँ पे तो स्टेट्स भी सेम है, मटेरियल भी सेम है. यस, आपने ये भी तो नोटिस करना है भाई, मास किसका है. अगर आपने एक जगह पूरा ड्रम भर के उसे गर्म करना है और एक जगह इतनी सी क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा जल्दी राइज़ करेगा टेम्परेचर इसका, और इसका कम जल्दी राइज़ करेगा. यस, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, या फिर मैंने कुछ नई चीज़ तो नहीं बताई है, ऐसा तो होता ही है. ठीक है, यानी कि आपका जो टेम्परेचर है वो कितने जल्दी राइज़ करेगा वो इसके मास पे भी डिपेंड करता है. तो इसीलिए हम यहाँ पे डेफिनेशन में मास को भी स्पेसिफाई करेंगे. So it is the amount of heat required to change the temperature by 1 degree Celsius and of just. अगर हम अब इसको एक फॉर्मूले की हेल्प से अगर इसको डिफाइन करना चाहें स्पेसिफिक हीट को, तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ यूनिट मास. ठीक है, और अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ.
देखो जो आपके पास हीट आप दे रहे हो, ठीक है, वो डिपेंड कर रही है मास पे, ठीक है, और वो ऑल्सो डिपेंड कर रही है कि आपके पास चेंज इन टेम्परेचर क्या आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसी की हेल्प से आप देख पा रहे हो कि हमने हीट कितनी दी है। तो अगर हम इसको देखें, क्यू हमारे पास एम डेल्टा टी के बराबर आ गया है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट सी आ जाएगा एम डेल्टा टी। अब ये जो सी है ये क्या है, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, यहाँ पे ये स्पेसिफिक हीट को स्मॉल सी से भी डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पे आपके पास एम सी डेल्टा टी आ जाता है, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है ना, ये डिपेंड करता है आपके मटेरियल पे, उसकी स्टेट पे, कि वो कौन सी स्टेट में है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला आ जाता है, Q इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये वाला जो फार्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लाइफ में अगर आप कभी भी ऐसे साइंस से रिलेटेड ये इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो वहाँ पे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको हमेशा के लिए याद रखना है। इट इज़ Q इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और अगर आप इसमें C फाइंड करना चाहोगे तो ये सब कैसे हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी। ओके, तो अब हमने हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में समझ लिया है, तो अब हम एक्चुअली इस जो कैलोरीमीटरी थी उसकी डिवाइस के बारे में हमने पता करना था, विच वाज कैलोरीमीटर। तो हम कैलोरीमीटर को डिस्कस कर रहे थे, जिसके लिए हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का होना पता होना ज़रूरी था, ठीक है। तो कैलोरीमीटर डिज़ाइन करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्योंकि जितनी भी डिवाइसेस है, कोई भी इस एनवायरनमेंट में या फिर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है ना, उसके अपने प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉर इट्स वर्किंग। यस, तो वैसे कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। यस, सो कैलोरीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट हीट gained by cold body is equal to heat lost by hot body। यस, तो अब ये वाइस वर्सा पॉसिबल है कि नहीं, तो ये वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। नेचुरल जो फिनोमिना देखा जाता है उसमें क्या होता है, जो हाई टेम्परेचर पे बॉडी होती है वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होती है टू लो टेम्परेचर बॉडी। यस, तो हीट गेन कौन करेगा यहाँ पे, जो लो टेम्परेचर पे है, और लूज कौन करेगा, जो यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे है। ओके, सो अब हम देखते हैं, अब हमें प्रिंसिपल तो इसका पता चल गया, ठीक है। तो अब हम अपने कैलोरीमीटर को डिज़ाइन करते हैं। हाउ शैल वी डिज़ाइन आवर कैलोरीमीटर। ओके, तो अब हम देखते हैं, देखो हमें अगर कोई सिस्टम चाहिए तो डेफिनेटली हमें एक कंटेनर चाहिए होगा जिसमें हम अपने सिस्टम को ऐड करेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, तो डेफिनेटली उसे स्टोर करने के लिए एक कंटेनर तो चाहिए होगा, ठीक है। तो मान लो ये कंटेनर मेरे पास आ गया है। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो कंटेनर है, क्या ये हम किसी भी मटेरियल का ले सकते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक लेना पड़ेगा, ठीक है। मैंने तो स्टील का लिया है, तो इसमें एक चीज़ हमें नोटिस करनी पड़ेगी कि जो हमारे पास हीट है वो एक्सचेंज होनी चाहिए बिटवीन हॉट एंड कोल्ड बॉडी। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं इसको एक एग्जांपल से लेती हूँ, मान लो ये ना एक सेक्शन ऑफ हॉट वाटर है, ऐसे एग्जांपल के रूप में समझ लो, ये एक सेक्शन है हॉट वाटर का और ये दूसरा सेक्शन है कोल्ड वाटर का, ठीक है। ओके, अब जब ये कांटेक्ट में आते हैं इस कंटेनर में, तो हम क्या चाहते हैं आइडियली, कि जो हीट एक्सचेंज है वो ऐसे हॉट वाटर से कोल्ड वाटर में हो, ठीक है, और हम थर्मामीटर इसमें इंसर्ट करके इसका टेम्परेचर मेजर कर लें, फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हम आइडियली चाहते हैं, बट क्या होता है जब हम इसको कंटेनर में डाल देते हैं ना, तो ये जो हीट इसमें एक्सचेंज होती है वो साथ में इस कंटेनर के साथ भी तो एक्सचेंज होगी ना। एंड द सेकेंड थिंग कि जैसे बाहर एयर है तो वो एयर के साथ भी तो एक्सचेंज हो सकती है। यस, तो हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों को, हम चाहते कि सिर्फ ये कोल्ड वाटर के साथ एक्सचेंज हो, तो ये जो बाकी इसमें एक्स्ट्रा ये जो एक्सचेंज ऑफ हीट हो रही है बिटवीन सराउंडिंग एंड दिस सिस्टम, तो उसे हमें प्रिवेंट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले कंटेनर की बात कर लेते हैं, फिर ये जो एयर के साथ एक्सचेंज हो रही है हीट, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास ये जो हॉट वाटर है ये कंटेनर के साथ हीट एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो बात ये आती है कि जो भी ये कंडक्टर होगा ये मेटल का ही होगा, ठीक है, नॉन मेटल का तो होने से रहा, ठीक है, मेटल का होगा। एंड वी नो दैट जो भी मेटल्स है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट,
यस। तो अब अगर ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो मतलब कि ये हीट एक्सचेंज तो इस कंटेनर और इस हॉट वाटर के साथ होगी ही होगी, ठीक है। बट हम क्या कर सकते हैं कि इसको मिनिमम से मिनिमम रखें। ये जो हीट एक्सचेंज बिटवीन हॉट वाटर एंड कंटेनर है इसको कम से कम रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज कोल्ड वाटर के साथ हो, जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है कि हीट एक्सचेंज इसके साथ कम तब हो सकती है जब ये जो कंटेनर है ना, इसकी जो स्पेसिफिक हीट है, इसको मैं स्मॉल सी से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है। जो कंटेनर की स्पेसिफिक हीट है ना, वो बहुत कम हो। अब वो कैसे? क्योंकि जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है उसको कम हीट चाहिए, लेस हीट में उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है। यही पढ़ा था हमने स्पेसिफिक हीट में। तो क्या होगा, जब आपके पास ये जो कंटेनर है उसकी स्पेसिफिक हीट काफ़ी कम होगी ना, तो बहुत कम एक्सचेंज ऑफ हीट में ना ये संतुष्ट हो जाएगा, इसका टेम्परेचर तो राइज हो जाएगा, तो ये और हीट नहीं मांगेगा कि भाई मेरे को अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाहिए। येस, दैट मीन्स कि ये क्या करेगा, ये बहुत कम हीट में टेम्परेचर राइज कर देगा। तो जो बाकी की हीट एनर्जी बची वो सारी कहाँ जाएगी? कोल्ड वाटर के पास। येस, सो दैट मीन्स कंटेनर वही लिया जाएगा जिसकी स्पेसिफिक हीट कम है। तो इन आइडियल केस जो कंटेनर है वो कॉपर का लिया जाता है, ठीक है। कॉपर का लिया जाता है बिकॉज इसकी जो स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू 0.4 जूल्स ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। देख रहे हो 0.4 अमाउंट दिस यूनिट में अगर आप हीट दोगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी कि जो आपके पास कंटेनर है ना वो ज़्यादा हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ओके, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि हम एवं ही हर कोई कंटेनर नहीं उठाएंगे, हमें वो इसकी स्पेसिफिक हीट देखनी पड़ेगी। ओके, अब दूसरी चीज़ है कि ये जो आपके पास हीट थी, ठीक है, ये आपके पास एयर में भी एक्सचेंज हो रही थी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको वुड के साथ, वुड की हेल्प से इसको इंसुलेट कर देते हैं, राइट। तो इसके लिए हमने एक बॉक्स लिया है, ठीक है। वैसे तो ये एक मतलब पेन स्टैंड है, तो इसको हम कैलोरी मीटर की तरह देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो हीट एक्सचेंज हो रहा है ना, इसको हम वुडन बॉक्स में डाल देते हैं। ओके, जब हमने ये वुडन बॉक्स में डाल दिया तो क्या होगा, जितनी भी हीट ये कंटेनर सराउंडिंग यानी कि एयर में डाल रहा था वो सारी अब यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस वुडन ब्लॉक, ठीक है। एंड वुड इज़ नेचुरल इंसुलेटर ऑफ हीट। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये लिया और इसको इसमें डाल दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली इंसुलेट हो चुका है। और अच्छे से इसको इंसुलेट करने के लिए हम इसमें ब्लैक पेंट कर देते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि भाई ये तो चारों साइड से हो गया, बॉटम से भी ये इंसुलेट हो गया है, बट व्हाट अबाउट द टॉप, ठीक है। तो टॉप पे भी हम ऐसी वुडन वो लिड सी लगाते हैं और उसमें ना हम 2 होल्स बनाते हैं, 2 होल्स, ठीक है। तो उनका पर्पस क्या है, एक होल में तो हम स्टरर यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टरर डालते हैं और उससे जो भी आपने सिस्टम में, सॉरी इस कंटेनर में सिस्टम डाला है उसको हम मिक्स करते हैं, ठीक है। एंड जो सेकंड आपके पास होल है उससे हम थर्मामीटर की हेल्प से फाइनल टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो ये आपके पास एक कंस्ट्रक्शन थी कैलोरी मीटर की, और इसकी जो वर्किंग है, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आप कैलोरी मीटर की हेल्प से क्या क्या चीज़ों को का पता कर सकते हैं एंड हाउ इट वर्क्स। तो अभी तक हमने सिर्फ एक ही सिचुएशन से डील किया है जिसमें हम जब भी हीट अप्लाई करते थे किसी सिस्टम पे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता था, राइट। लेकिन अब मैं आपको ऐसी सिचुएशन दूंगी जो आपको काफ़ी ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देगी, ठीक है। तो मेरी सिचुएशन को अच्छे से इमेजिन करना है, ठीक है। मैंने एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया है और मैंने इसमें सिस्टम के तौर पे मैंने इसमें आइस लिया है, ठीक है। और मैं इसको हीट कर रही हूँ, सारी जगह मैंने आग लगा दी है, ठीक है। अच्छे से इसको इमेजिन करना, इसमें आइस है और ये एकदम आग लगी हुई है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको 10 मिनट्स के लिए रख दिया है। ओके, अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि इसमें हमने हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ख़तरनाक लेवल की, राइट। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि चेंज इन टेम्परेचर आना चाहिए ना, जब आप 10 मिनट्स के बाद चेक करो तो इसमें चेंज इन टेम्परेचर तो आना चाहिए। यस, क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि आप हीट दोगे
अच्छा, अब आप बोलोगे कि यार स्पेसिफिक हीट नाम की भी तो चीज़ होती है, तो क्या पता ये कुछ और टाइम के बाद आ जाते हैं। मान लो ये मैंने 20 मिनट्स कर लिया, ठीक है। ओके, तो अब मान लो 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, फिर भी ना जो चेंज इन टेम्परेचर है वो बहुत कम आ रहा है, डेसिमल्स में आ रहा है। समझ रहे हो, मतलब जितनी हम हीट दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है वो ना के बराबर है। तो इज़न्ट इट सरप्राइजिंग कि मैं हीट दिए जा रही हूँ, ये आइस भी लिए जा रहा है, मतलब ये भी लिए जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो चेंज इन टेम्परेचर जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो चेंज हमें शो हो ही नहीं रहा। व्हाट इज़ हैपनिंग? यस। तो अगर आपको इसका रीज़न पहले से ही पता है तो आप मुझे इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो जिसे नहीं पता है तो यही रीज़न हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं डालती हूँ और मैं आपको इसका रीज़न बता देती हूँ। तो इसका रीज़न है लेटेंट हीट, जो आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते थे। हिडन फॉर्म ऑफ हीट, छुपी हुई हीट, छुपी हुई एनर्जी, हिडन फॉर्म। ओके, तो भाई हम इसको देखो, इतना टेम्परेचर दे रहे हैं, ये सॉरी टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं इतनी ज़्यादा, और इस ये लुका छुपी खेल रही है, ठीक है। तो इसे ऐसे छुपने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। तो यहाँ पे छुपने का क्या फ़ायदा हुआ इस सिस्टम को, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो, जो आपके पास आइस होती है तो हमें पता है, अगर मैं यहाँ पे आइस ले लूँ, ठीक है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ठीक है, मैं ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं बताऊंगी, मैं इसको एज अ सॉलिड कंसिडर करके उसके मॉलिक्यूल्स बना रही हूँ। तो मैं एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है इसका मैं वो नहीं यहाँ ड्रॉ कर रही। ओके, कंपेयर टू जो लिक्विड है वाटर, उसके कंपैरिजन में जो आपके पास आइस है उसके बॉन्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग और कॉम्पैक्ट होते हैं, राइट। काफ़ी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है इसका, काफ़ी क्लोज ये होते हैं, तो इसीलिए इनके बीच जो इंटरेक्शन होती है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, राइट। तो जब भी हम इसमें हीट देंगे ना, तो ये जो हीट है ये क्या करती है, ये जो इनके बीच जो ये बॉन्ड्स है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, तो ये जो हीट है ये क्या करती है, इसमें जाके ना छुप जाती है, और छुप के इसको ये करती क्या है, ठीक है, ये क्या करती है, ये छुपा रुस्तम वाला काम करती है। ये ऐसा करती है कि इसके जो बॉन्ड्स है ना उनको लूज़ कर देती है, ठीक है, लूज़ कर देती है। और आपको पता ही होगा कि जब इनके जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है या फिर इनके बीच जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड सेपरेशन है वो इंक्रीज हो जाए, तो दैट मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो आइस है ये पिघलने लग जाती है, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूँ कि इसकी जो स्टेट है ना वो चेंज कर जाती है। जब आइस मेल्ट करेगी तो डेफिनेटली वो वाटर बनाएगी, तो दैट मीन्स कि जब हम सोच रहे थे कि ये हीट कहाँ जा रही है, तो ये यहाँ छुप के ना इसके बॉन्ड्स को लूज कर रही थी, उसे वीक कर रही थी, यानी कि इस पूरे सिस्टम की स्टेट को चेंज कर रही थी, राइट। तो अब आप ये देख सकते हो कि जब भी आपके पास ऐसा होना कि आप हीट दिए जा रहे हो लेकिन वो जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देयर विल एग्जिस्ट नो, दिस इज कॉल्ड देयर डजेंट एग्जिस्ट एनी चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि दूर से अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर आपको कांस्टेंट लगेगा, दूर से मतलब अगर आप इसमें वो थर्मामीटर डालोगे तो आपको दिखेगा कि यार टेम्परेचर तो मतलब ज़्यादा राइज तो कर ही नहीं रहा है, इट्स जस्ट डेसिमल वेरिएशन, तो इट इज़ ऑलमोस्ट नो चेंज इन टेम्परेचर। बट एक्चुअल में एक टाइम आएगा जब ये जो हीट है ना ये अपना कारनामा कर देगी, यानी कि जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सबको ये तोड़ देगी इनके, ठीक है, ये जो सॉलिड ये जो बॉन्ड्स है आपस में, इन सबको ये क्या कर देगी, तोड़ देगी या लूजन अप कर देगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ये आइस सॉलिड फॉर्म में थी, ये जो वाटर सॉलिड फॉर्म में था, ये लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप लेटेंट हीट की बात करोगे दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग चेंज इन स्टेट। ओके, तो अब ये जो आपके पास स्टेट है ये चेंज कैसे हो सकती है, ठीक है। तो या तो आपने यहाँ पे आइस डाली है, ठीक है, और वो हीट देने के बाद वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर मैं बोलूँ लिक्विड में, ठीक है। या तो एक केस ये हो गया, या फिर आपने यहाँ पे पहले से ही लिक्विड लिया था, वाटर लिया था, और वो आप हीट प्रोवाइड कर करके आप इसको वेपर में बदल देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों केसेस में स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। तो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट तो दोनों में लग रहा है, बट इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो पहले वाला केस है इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जो सेकंड केस है जिसमें लिक्विड वेपर की फॉर्म में बदलता है इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
तो अब एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो लेटेंट हीट है ये मास पे भी डिपेंड करती है। कैसे? तो अगर मेरे पास यहाँ पे इतनी ज़्यादा आइस है और ये इस केस में मेरे पास सिर्फ इतनी सी आइस है, तो डेफिनेटली ये वाली जो आइस है ये ठीक है, ये जो आइस है ये ज़्यादा जल्दी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और ये वाली लेट कन्वर्ट करेगी। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारे पास लेटेंट हीट है ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन वो डिपेंड करती है मास, कि आप कितने मास का वो सब्सटेंस ले रहे हो। तो अब अगर हम एक डेफिनेशन पढ़ें लेटेंट हीट की, तो लेटेंट हीट को सबसे पहले तो हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, एंड इज डिफाइंड एज द amount of heat required to change the state of system of unit mass at constant temperature and pressure। ओके तो अब इसमें देखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे देखो हीट हमने दी, चेंज तो हमें चाहिए ही चाहिए। जो स्पेसिफिक हीट थी, ठीक है, जो सी था उसमें आप चेंज इन टेम्परेचर नोट करते थे, रिमेंबर, चेंज इन टेम्परेचर नोट करते थे। एंड जो आपके पास स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट है इसमें आप चेंज इन स्टेट देखोगे। ठीक है, अभी कंजर्वेशन तो होनी ही चाहिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेंज इन स्टेट देखेंगे एंड जो आपके पास टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और उसके साथ हमने प्रेशर को भी कांस्टेंट बता दिया, बट वाई? बिकॉज जो आपका टेम्परेचर है ना वो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, राइट? तो अब हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर और प्रेशर है उनका क्या रिलेशन है। ठीक है, हमने ये आइडियल गैस इक्वेशन देखी है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन आर तो क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, तो हम इसको साइड कर देते हैं, तो हम एक तरह से टी ले लेते हैं। ठीक है, हमें एक्चुअली ये देखना है। अब देखो जो आपने वॉल्यूम लिया है उस सब्सटेंस का वो कुछ होगा, मान लो मैंने 4 लिया है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट रहे। इधर मान लो ये 12 है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कि ये जो टेम्परेचर की वैल्यू ना ये चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपके पास जो आपके पास प्रेशर है वो वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? तो अगर आप टेम्परेचर को 12 ही रखना चाहते हो तो आपके पास जो प्रेशर है ना वो वेरी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वेरी किया, मान लो पहले वो 1 हुआ तो 4 इंटू 1 कितना होता है 4, तो आपके पास टेम्परेचर 12 नहीं 4 हो जाएगा। अगर थोड़ी देर के बाद वो 2 हो जाए तो 4 2 ज़ा 8, टेम्परेचर इज़ वेरिंग। फिर 3 हो जाए, 4 3 ज़ा 12, फिर आएगा 12, फिर अगर 5 तो ये 5 4 ज़ा 20। आप समझ रहे हो, अगर आपके पास प्रेशर चेंज करेगा टेम्परेचर भी चेंज करेगा। एंड वी वांट कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए। एंड हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि ऐसा ही है, हमने देखा ना, हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें पता चला कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो विद हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हमें पता चला कि बेटा प्रेशर को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। ओके, तो अगर अब हम इस डेफिनेशन को फॉर्मूले की हेल्प से लिखें या फिर एक्सप्लेन करें, तो हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखो जो आपके पास अमाउंट ऑफ हीट आपने दी ना वो डिपेंड करी थी मास ऑफ सब्सटेंस पे। ठीक है, क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही थी? नहीं, टेम्परेचर से तो दुनिया भर में किसी से मतलब उसने रिश्ता नहीं रखा टेम्परेचर से। ठीक है, ओके, तो इसीलिए ये सिर्फ एम पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दूँ तो हमारे पास एक कांस्टेंट एल आ जाता है जिसको हमने लेटेंट हीट बोला है। तो अगर हम यहाँ पे लेटेंट हीट देखना चाहें तो लेटेंट हीट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास। ओके, ये डिवाइड में चला गया। ठीक है, तो अगर अब हम इसके यूनिट्स देखना चाहें तो क्या होंगे वो? क्यू को हम कैलोरीज में मेजर करते हैं और मास को ग्राम में, तो ये आपके पास CGS यूनिट हो जाएंगे। और अगर आपने SI यूनिट देखने हैं, ओके मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, अगर आपने SI यूनिट चेक करने हैं तो क्यू को हम जूल्स में करते हैं और मास को केजी में, राइट? तो ये हो जाएगा जूल पर केजी। तो इसी के साथ साथ हम लेटेंट हीट को, ये जो आपने डेफिनेशन इतनी बड़ी कहानी सुनी मुझसे, ठीक है, तो वो हम एक सिंपल से ग्राफ की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते थे। ठीक है, तो वो कहानी को हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करेंगे। वाई एक्सिस पे हम टेम्परेचर ले लेंगे और एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले लेंगे। और यहाँ पे कंडीशन है कि आपने
हीट को भूलना नहीं है कि हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जब आप हीट प्रोवाइड करो ना एट द बिगनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट और द एक्टिविटी, तो इन दैट केस जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। फिर कुछ टाइम के बाद ना देखो क्या होता है, आपने वो जो आइस रखी थी आप हीट अप करे थे उसे, तो वो टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ लेटेंट हीट अपना कमाल दिखा रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, ठीक है, वो लूजन अप हो गए और वो वाटर में बदल गए, तो भी तो हम हीट अप्लाई कर ही रहे ना, बंद तो नहीं कर रहे गैस। तो इन दैट केस क्या होता है, जो आपके पास टेम्परेचर है ना वो शूट अप करता है, वो राइज करता है। And we know amount of heat required to raise the temperature is known as specific heat. यस तो यहाँ पे कमाल कौन दिखा रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर उसके बाद आप देखोगे जब आपके पास यहाँ लिक्विड है ना, ठीक है, वो टेम्परेचर राइज कर रहा है, बट उसके जो बॉन्ड्स है ना लिक्विड के, मान लो इतने हो गए, आइस के इतने थे, लिक्विड कितने हो गए, ठीक है। अब देखो जब आप इसमें और हीट दे रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोबारा से एक पॉइंट आता है कि टेम्परेचर ना अब इसके बाद बढ़ ही नहीं रहा, इस पॉइंट के बाद टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, टेम्परेचर क्या है फिर से कांस्टेंट हो गया। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे ना वो हीट छुप गई। अब इसका कमाल होने वाला है कि बेटा अब तो ना मैं इसको और आगे खींचूंगी, यानी कि गैस में बदल दूंगी। यस तभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ दोबारा कमाल लेटेंट हीट का आ जाएगा। तो अब जो लेटेंट हीट है वो भी स्पेसिफिक मटेरियल्स के लिए स्पेसिफिक क्वांटिटी या फिर अमाउंट ऑफ हीट होती है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि स्पेसिफिक मटेरियल के लिए उसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है। जैसे अगर आप आइस को लिक्विड में बदल रहे हो, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो दैट इज इक्वल 3.3 इंटू 10⁵ जूल्स kg इनवर्स, ओके। और वैसे ही अगर आप वाटर को गैस में या फिर वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हो या फिर वो कर रहे हो, ठीक है, स्टेट को चेंज कर रहे हो, तो इन दैट केस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू होती है 22.6 इंटू 10⁵ जूल्स kg इनवर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हो, ठीक है। ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आप अगर इन्हें कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने लिक्विड को, वाटर को स्टीम में बदलना है तो यू विल रिक्वायर मच मोर हीट कंपेयर टू अगर आपने आइस को लिक्विड या फिर वाटर में बदलना है, ठीक है। तो अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि अगर हम इसको उल्टा लें, ठीक है, यानी कि अगर आप स्टीम को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि कंडेंस कर रहे हो, स्टीम को लिक्विड में कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है, तो दैट मीन्स इतनी ही अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, लिबरेट होगी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। सो इसका मतलब ये हुआ जो स्टीम बर्न्स है दे आर मोर डेंजरस दैन बर्न्स फ्रॉम वाटर।